अगर तुम 11th में कॉमर्स लेने का प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए कि कॉमर्स में एक्चुअली होता क्या है। केवल अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ का नाम पता होना इनफ नहीं है, तुम्हें अप्लाइड मैथ्स जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होना, फ्यूचर स्कोप का पता होना सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो इन दिस वीडियो आई विल गाइड यू थ्रू एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। Hello everyone, I am Arya, a CBSE 12th grader commerce student and you are watching Arya's EduVibe. So this is episode 2 of What to Choose. Episode 1 में हमने बात की थी about my stream selection journey and उसमें basically story time ही बताया था मैंने कि क्या क्या हुआ था, how I felt and everything. तो अगर तुम चाहो तो इसके पहले तुम वो वीडियो देख सकते हो and in this video I'll tell you everything that you should know before starting your class 11th as a commerce student. So let's begin. Okay, so सबसे पहले we will start with सब्जेक्ट्स। 11th में तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, 4 मेन सब्जेक्ट एंड 1 ऑप्शनल। स्पेसिफिकली हम कॉमर्स की बात करें तो तुम्हारा मेन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड बिजनेस स्टडीज़, ये तुम्हारे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। अब एक एक करके हम हर एक सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे और कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है, कौन सा सब्जेक्ट ईजी है, ये समझेंगे। उसके बाद हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बोला था अकाउंटेंसी, तो उसी से शुरू करते हैं। अकाउंटेंसी तुम्हारा थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, क्योंकि देखो इसमें थ्योरी पार्ट भी होता है और न्यूमेरिकल पार्ट भी होता है। कैलकुलेशंस इसमें थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, इसीलिए थोड़ा इसको हार्ड समझा जाता है। बट अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो तुम कैसा भी न्यूमेरिकल हो आराम से कर लोगे। बट अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तुम्हारे पास नहीं होगी, तो तुम बहुत इजी न्यूमेरिकल भी नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और प्रैक्टिस अगर तुमने अच्छे से कर ली तो ये सब्जेक्ट भाई बहुत आराम से तुम कर लोगे। बस प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसमें एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अकाउंट्स में तुमने अपना बेस अच्छे से बना के मेंटेन करके चले ना, तो तुम्हें 12th में तो हेल्प करेगा ही, सीयूईटी में भी करेगा ऑफ कोर्स, बट आगे जाके फ्यूचर में भी काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि तुम इसमें सीखते हो कि डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस एंड फर्म्स अपनी बुक्स कैसे मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं। तो उसके लिए तुम जर्नल सीखोगे, लेजर सीखोगे और बहुत डिफरेंट डिफरेंट बुक्स होती हैं, तुम सब मेंटेन करना सीखोगे जैसे कि एक बिजनेस फर्म करता है। तो इसमें तुम्हें अपने दिमाग में ये लेके चलना है कि तुम्हें अपना बेस काफ़ी अच्छा रखना है, तुम्हें प्रैक्टिस अच्छे से करनी है और इस सब्जेक्ट को लाइटली बिल्कुल मत लेना। लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में तुम्हारे 2 सब्जेक्ट होते हैं। पहली चीज़ अपने दिमाग से ये निकाल देना कि 10th में हम पढ़ के आ रहे इकोनॉमिक्स वैसा ही होगा, ईजी सा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा 11th बिल्कुल अलग है। इकोनॉमिक्स में तुम्हारे 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, पहला स्टैटिस्टिक्स, दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये तुम्हारा 11th में होता है। 12th में तुम्हारे पास होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी। और तुम्हारा 11th में बेस अच्छा नहीं रहा इकोनॉमिक्स में, तो जब तुम 12th में पढ़ोगे, जैसे माइक्रो तुम पढ़ रहे हो 11th में और तुम्हें 12th में मैक्रो पढ़ना है, अगर माइक्रो के कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे नहीं क्लियर हैं तो मैक्रो तुम्हें अच्छे से नहीं समझ आएगी, क्योंकि 11th में तुम इंडिविजुअल्स के हिसाब से पढ़ते हो और जाके 12th में तुमको मार्केट के हिसाब से पढ़ना पड़ता है, तो वो ज़्यादा ब्रॉडर होता है। अगर तुम्हें बेसिक्स नहीं पता होंगे तो 12th में तुम्हारे लिए वो चीज़ हार्ड हो जाएगी। सो दैट वाज इनफ अबाउट इकोनॉमिक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बीएसटी, जिसको हम बिजनेस स्टडीज़ भी कहते हैं। इसको काफ़ी ईजी सब्जेक्ट माना जाता है कॉमर्स में, क्योंकि देखो इसमें पूरा थ्योरी ही रहता है। बेसिकली तुम बिज़नेस के बारे में समझते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्म्स के बारे में समझते हो और तुम्हारे काफ़ी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं अबाउट बिज़नेस। तो बिज़नेस में इतना ही होता है, थ्योरेटिकल पार्ट होता है और इसको इजी इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं होता है, जैसे इकोनॉमिक्स में भी होता है, अकाउंटेंसी में भी होता है, बट बीएसटी बिजनेस में नहीं होता है। ये तुम्हारे 3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं कॉमर्स के, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बता ही दिया इनफ। बट अगर फिर भी कोई डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। उसके बाद तुम्हारा 4th होता है इंग्लिश। जैसे कि तुम 10th में 2 बुक्स अपने पढ़ते आ रहे हो, वैसे ही 11th में भी तुम्हारी रहेगी। 11th में स्टोरीज बहुत बोरिंग है, अलग बात है वो, बट इंग्लिश तुम्हारा नॉर्मल वैसा ही लिटरेचर जैसा रहेगा। उसके बाद तुम्हारा 11th में ग्रामर पोर्शन थोड़ा कम होगा, मतलब हमारे स्कूल में ग्रामर रखा जाता है, कई सारे स्कूल्स में ग्रामर एकदम ही 11th में हटा दिया जाता है, क्योंकि 12th में तुम्हारे पास ग्रामर नहीं होता है। बट हमारे स्कूल में ग्रामर रखा गया था, बहुत थोड़ा ही, तुम्हारा 6-7 नंबर का ही आता है क्वेश्चन पेपर में। तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी तुम्हारा चेंज हो जाता है 11th में, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें टीचर्स तुम्हारे बता देंगे, या फिर तुम अपना पीरियोडिक टेस्ट जब दोगे तो ही तुम्हें समझ आ जाएगा। तो ग्रामर पोर्शन तुम्हारा इंग्लिश में कम रहेगा और 12th में तो नहीं ही रहेगा। तो दैट वॉज प्रेटी मच अबाउट इंग्लिश। अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक, क्योंकि मैं इसमें तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ में डाउट होती है। कोर मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसके साथ तुम्हारे पास फिजिकल एजुकेशन रहता है, म्यूज़िक रहता है, हिंदी रहता है और
और भी काफ़ी सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट स्कूल्स काफ़ी सारे ऑप्शंस डिफरेंट डिफरेंट ऑफर करते हैं। पहले जो कॉमन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी। फिजिकल एजुकेशन में तुम्हारा 70 मार्क्स का पेपर आता है बोर्ड में, 12th बोर्ड में तुम 70 मार्क्स का दोगे, 11th में भी 70 का ही दोगे, 80 मार्क्स का नहीं, 30 मार्क्स का तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा। अगर तुम म्यूजिक लेते हो तो 30 मार्क्स का तुम्हारा सब्जेक्टिव लिखने वाला रिटन एग्जाम होगा, बाकी 70 मार्क्स प्रैक्टिकल। मतलब देखो, अगर ये म्यूज़िक और ये सब फिजिकल एजुकेशन में तुम्हारा सच में इंटरेस्ट है, उसके बाद तुम ले रहे हो, जो कि बहुत ही रेयर होता है, तो अलग बात है। बट इन सब्जेक्ट्स को बेसिकली अपने बोर्ड के परसेंटेज को अच्छा करने के लिए लिया जाता है ऑप्शनल में। आई थिंक हिंदी में तुमको 80 मार्क्स का ही रिटन देना रहता है, बट फिजिकल में तुमको 70 का देना है और म्यूज़िक में तुमको 30 का देना है। 70 तुम्हारा म्यूज़िक में होगा प्रैक्टिकल, 30 तुम्हारा फिजिकल में होगा प्रैक्टिकल। बात करते हैं जिसमें सबको बहुत डाउट रहता है, मुझे भी था जब, क्योंकि मुझे ये चीज़ क्लियर थी कि मुझे कॉमर्स के साथ मैथ्स लेनी ही लेनी है। बट जब मुझे ये पता चला कि 2 ऑप्शंस रहते हैं, एक कोर मैथ्स और एक अप्लाइड मैथ्स, तो मैं इतना कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मैंने अप्लाइड मैथ्स के बारे में कभी पहले सुना ही नहीं था। तो मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च की और ऐसे देखा कि भाई है क्या ये सब्जेक्ट, तो मैं तुम लोगों को बताऊंगी इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है, तुमको लेना क्या चाहिए, सब कुछ। कोर मैथ्स की जब हम बात करते हैं, या फिर इसको प्योर मैथ्स भी बोला जाता है, ये तुम्हारी साइंस वाली मैथ्स ही है, मतलब कि जो बच्चे पीसीएम लेके मैथ्स पढ़ते हैं वही वाली मैथ्स, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री होगा और वो सारी चीज़ें जो कि पीसीएम साइंस के बच्चे पढ़ते हैं इन मैथ्स, उसको कोर मैथ्स बोला जाता है। अप्लाइड मैथ्स बिल्कुल ही नया, ऐसा नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। अप्लाइड मैथ स्पेसिफिकली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, ह्यूमैनिटीज़ वाले भी ले सकते हैं इसको। तो ये भी काफ़ी नया सब्जेक्ट है सीबीएसई में, मतलब आई थिंक 6-7 साल ही हुए हैं इसको आए हुए। इसमें तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री या फिर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि इंजीनियरिंग वगैरह में काम आता है, साइंस के लिए ही स्पेसिफिकली है, वो चैप्टर्स तुम्हें मिलने को देखने को नहीं मिलेंगे। बेसिकली सीबीएसई ने कोर मैथ्स के सिलेबस को ऐसे देखा, जितने चैप्टर्स कॉमर्स वाले बच्चों को पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं था, उन सारे चैप्टर्स को निकाला, कुछ ऐसे एडिशनल चैप्टर्स उसमें ऐड किए जो कि कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ज़रूरी है, और बना दिया अप्लाइड मैथ्स। तो अप्लाइड मैथ्स में तुमको साइंस के कुछ चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, बट जिसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट या फिर ऐसे चैप्टर्स जो कि केवल साइंस वाले बच्चों को ही बेनिफिट देगा फ्यूचर में, वो सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। और ऐसे चैप्टर्स हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि कॉमर्स के लिए ज़रूरी होते हैं, जो कि आगे जाके अगर तुमको सीए करना है या फिर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना है उसमें इंपॉर्टेंट होता है, वो सारे टॉपिक्स और चैप्टर्स अप्लाइड मैथ्स में डाल दिए गए हैं। तो अप्लाइड मैथ्स तुम्हारी कमर्शियल मैथ्स है, और जो कोर मैथ्स है उसमें वो सारे चैप्टर्स हैं जो कि साइंस वाले बच्चे पढ़ के इंजीनियर बनते हैं, तो वो इंजीनियरिंग की मैथ्स ऐसा बोल सकते हैं हम। मैं बस देखो बहुत इजी लैंग्वेज में तुमको समझाने के लिए बता रही हूँ। अब क्वेश्चन आता है कि हमें लेना क्या चाहिए। अब ये डाउट है कि दोनों हमको ऑप्शन दिया गया है, कोर मैथ्स भी अप्लाइड मैथ्स भी, बेटर क्या है हमारे लिए, हम क्या लें। देखो, अगर तुम ऐसे बच्चे हो ना जिसको मैथ्स करना सच में पसंद है और अपना मैथ्स का लेवल एकदम हाई ही रखना है तुमको 12th तक, तो तुम कोर मैथ्स ही लो। उसके बाद अगर तुम्हें कोई प्रोफेशनल कोर्स करना होगा तो अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हें। बट अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसको मैथ्स छोड़नी नहीं है, क्योंकि मैथ्स इंपॉर्टेंट होती है, ये बात तुम्हें पता है, और बस पढ़नी है मैथ्स, और आगे जाके या फिर सीए सीएस ऐसा कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, उसकी तैयारी अभी से शुरू करनी है, तो तुम अप्लाइड मैथ्स लो। तो फिर कोर मैथ्स लेके अपना टाइम मत वेस्ट करो। बट अगर तुम्हें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह डेवलप करनी है और थोड़ा हार्ड मैथ्स के साथ ही चलते रहना है, तो कोर मैथ्स लेना। आई होप कि मैं तुम्हें क्लियर कर पाई होंगी। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अप्लाइड मैथ्स ली है। पहला रीज़न, हमारे स्कूल में कोर मैथ्स का ऑप्शन था ही नहीं। अब कोर मैथ्स का क्या भाई, अप्लाइड मैथ्स का भी नहीं दे रहे थे ये लोग, तो मैंने इतने एप्लीकेशंस लिख के दिए, 4-5 बच्चों को अपने क्लास में कन्विंस किया कि प्लीज़ लेते हैं साथ में, बहुत अच्छा होता है ये, इतना बेनिफिट, ये वो बहुत समझाया मैंने, तब जाके हमें ऑफ़र हुआ कि ठीक है भाई तुम लोग इतना डिमांड कर रहे हो तो ले लो अप्लाइड मैथ्स। देखो, अगर ऑफ़र करते भी कोर मैथ्स तो भी मैं अप्लाइड मैथ्स ही लेती, क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें, अगर आगे जाके हमें यही सिलेबस दोबारा से पढ़ना है तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। बट अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसको सच में अच्छा लगता है मैथ्स करना, फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स, तो भाई तुम कोर मैथ्स ले सकते हो। अब क्वेश्चन पेपर तुम्हारा 80 मार्क्स का ही आता है, मतलब कि तुम्हें रिटन देना है 80 मार्क्स का, बाकी प्रैक्टिकल होगा तुम्हारा 20 मार्क्स का। तो ये तुम्हारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि तुम्हारे लिए क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में एकदम अच्छा परसेंटेज लाना या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा ऑप्शनल चूज़ करना जो कि फ्यूचर में तुम्हारा हेल्प करे। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारी परसेंटेज अच्छी ही आएगी, बट देखो प्रैक्टिकल ही ऑप्शनल चूज़ करना कि तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहे। मैं एक ऑप्शनल भूल गई, दैट इज़ सीएस, एआई भी ऑफ़र होता है। तो अगर तुम ऐसे ऑप्शन लेते हो, थोड़ा स्कोर करना हार्ड होता है, बट तुम्हारे फ्यूचर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अब बात करते हैं ऐसी चीज़ की जिसके लिए सब बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं, दैट इज़
करियर क्लैरिटी, फ्यूचर स्कोप, करियर अपॉर्चुनिटीज़। देखो, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कि हमें लगता है एज़ कॉमर्स स्टूडेंट्स कि हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, मिथ। इतने ऑप्शंस होते हैं कॉमर्स में, लिटरली इतने ऑप्शंस होते हैं। देखो, मैं इसीलिए बोल रही हूँ मैथ्स लेने को, क्योंकि कॉमर्स विदाउट मैथ्स में कई बार तुम्हें डिफ़िकल्टी होती है अपॉर्चुनिटीज़ की, बट अगर तुम मैथ्स लिए रहते हो तो तुम्हारे पास सभी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो मैं अब तुमको बताऊँगी सभी करियर ऑप्शंस के बारे में। सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी ऑफ कोर्स, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। देख के बताना पड़ेगा क्योंकि लिटरली काफ़ी सारे हैं, मैं इतना याद नहीं कर सकती। अगर तुम फाइनेंस या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज़ की बात करोगे, उसमें तुम्हारे पास आता है सीए, सीएस, सीएमए जिसको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर, सीएफए, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंस करने में, एक्चुअरी बोलते हैं इसको। ये बेसिकली एक हाईली मैथ बेस्ड कोई प्रोफ़ेशन होता है, इसमें इनकम काफ़ी आपको हाई मिलती है। बेसिकली तुमको इसमें बताना रहता है, मैनेज करना रहता है रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ वगैरह। इसके बारे में मुझे उतना नहीं पता है, बट ये काफ़ी हाई पेइंग है, इतना पता है। तो एक्चुअली बात करें बिज़नेस एंड मैनेजमेंट की, तो तुम्हारे पास बीबीए, एमबीए जैसे ऑप्शंस होते हैं। बिज़नेस एनालिस्ट तुम बन सकते हो, एंटरप्रेन्योर एंड स्टार्टअप फाउंडर तो रहता ही है। देखो, यहाँ एक एग्ज़ाम के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता। अगर तुम्हें बीबीए, एमबीए करनी है, तो तुम आईपी मैट दे सकते हो 12th के बाद। क्या होता है आईपी मैट? देखो, ऐसा एग्ज़ाम है जो कि तुम 12th के बाद ही दे सकते हो और डायरेक्टली तुम आईआईएम में जाके एमबीए कर सकते हो, जो कि कैट बहुत लोग देते हैं, हम सबको पता है, ग्रेजुएशन के बाद देते हैं। और तब आईआईएम में जाना थोड़ा-सा हार्ड होता है। तो अगर तुम्हें एमबीए ही करनी है अल्टीमेटली, तो तुम आईपी मैट को कंसीडर कर सकते हो। इससे तुम बीबीए, एमबीए आईआईएम से कर सकते हो और वी ऑल नो आईआईएम से एमबीए करने की इम्पोर्टेंस। सो अगर तुम्हें करना ही है एमबीए, तो तुम आईआईएम से ही कर सकते हो और आईपी मैट को कंसीडर पक्का करना। बाद में ग्रेजुएशन के बाद कैट देने से तो काफ़ी बेटर ऑप्शन है। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स और डाटा फील्ड की, दैट यू कैन डू बीए, बीएससी, तुम डाटा एनालिस्ट बन सकते हो, स्टैटिस्टिश, भाई ये क्या है? कुछ है ये, कुछ तो है, स्टैटिस्टिशियन। आई नो आई एम मिस प्रोनाउंसिंग, तो मैं इसको प्रोनाउंस ही नहीं करूँगी। अब बात करते हैं गवर्नमेंट और बैंकिंग जॉब्स। तुम बैंकिंग में जा सकते हो, आरबीआई, एसएससी एग्ज़ाम दे सकते हो, यूपीएससी दे सकते हो। ये सब ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो, ये वाले जो मैंने लास्ट में बताया। ये केवल वो करियर ऑप्शंस हैं जिनके बारे में मुझे पता है। इसके अलावा सोचो और कितने ऑप्शंस हो सकते हैं जो कि जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता हो। लाइक अभी मैंने इसमें मिस कर दिया था एसीसीए और सीएफए, आई थिंक सीएफए बताया था या नहीं, तो ये अभी मैंने मिस कर दिया था और मुझे अचानक से दिमाग में आया। तो ये केवल उतना है जितना मुझे पता है। अगर तुम्हारे दिमाग में ये था ना कि कॉमर्स लेके ऑप्शन नहीं मिलेंगे तुमको, आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा। एक वीडियो में मैंने तुमको आई थिंक बहुत कुछ ही बता दिया, सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अप्लाइड मैथ्स, कोर मैथ्स, ये वाला डाउट क्लियर कर दिया, करियर ऑप्शंस बता दिए इतने सारे। अब अगर तुम्हें कोई इंटरेस्टिंग लगा हो तुम उसके बारे में जाके रिसर्च कर सकते हो। सो अगर सच में ये वीडियो हेल्पफुल तो थी, ये बात मुझे पता है, बट अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो तुम लाइक कर देना और हाइप प्लीज़ कर देना, क्योंकि हम जैसे स्मॉल क्रिएटर्स को ग्रो करने में थोड़ा हेल्प करता है। और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड दैट्स इट, बाय।